मंचस्थ सम्मानीय अतिथि महोदय, सभागृह में उपस्थित समस्त मातृशक्ति माताएं बहनें को सादर में नमन। आज के हमारे सप्त संगम शक्ति सम्मेलन में आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जब को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अतिथि परिचय के लिए संयोजिका श्रीमती संगीता पाटीदार दीदी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और अतिथियों से हमें परिचित करें। प्रणव अक्षर ओम। वंदनीय भारत माता। मंचासीन हमारे आज के अतिथि महोदय, सभागृह में उपस्थित हमारे प्राचार्य, प्रधानाचार्य, विभाग समन्वय महोदय एवं समस्त मातृशक्ति माता वृंद, आप सभी को सादर प्रणाम, आप सभी का स्वागत, वंदन। आज के हमारे इस गरिमामयी कार्यक्रम शब्द शक्ति संगम में जो हमें आज अतिथि प्राप्त हुए हैं, उनका परिचय इस प्रकार है। श्रीमती डॉली दीदी गोस्वामी, आप पेशे से व्याख्याता हैं, शासकीय महाविद्यालय उज्जैन में। आप ग्रामीण शिक्षा प्रांतीय सह सचिव विद्या भारती मालवा प्रांतीय, सचिव फाउंडेशन हैं, संभागीय मीडिया प्रभारी, हिंदी साहित्य सदस्य, हिंदी विषय की समिति माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप शासकीय सेवक हैं, ग्रामीण शिक्षा मालवा प्रांत के आप उपाध्यक्ष हैं, सप्त शक्ति आयोजन के प्रांत से संयोजक के रूप में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। साथ ही एक और हमारे जो अतिथि आज के जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, श्रीमती दीपाली विभूत है। आप समाज सेवी हैं, संघ के कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत, महिला जागरण ग्रुप के द्वारा बालिकाओं के लिए कार्य, मिट्टी फाउंडेशन द्वारा पौधरोपण व वृद्धाश्रम में कार्य करवाती है। आप सभी महानुभावों का विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथ ही एक और परिचय है, श्री सुरेंद्र जी जोशी, आप विद्या भारती के पूर्णकालीन कार्यकर्ता हैं एवं वर्तमान में श्री किशन जी नाथ, शिशु मंदिर नलखेड़ा समिति के आप सदस्य हैं एवं आगत मालवा के जो शब्द शक्ति कार्यक्रम है उसके आप सम्मानीय पालक हो रहे हैं। साथ ही श्री सूर्य प्रकाश जी नाहर, शाजापुर जिले के आप जो शब्द शक्ति संगम कार्यक्रम है उसके सम्मानीय पालक होते हैं। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसी विद्यालय के प्राचार्य श्री राहुल जी देशमुख, आपका भी स्वागत है, वंदन है। एक और प्राचार्य श्री देवगन जी शर्मा, आप इसी विद्यालय में मध्य प्रदेश बोर्ड जो एमपी बोर्ड विद्यालय चलते हैं उसके आप सम्माननीय प्राचार्य महोदय हैं। श्री चंद्रशेखर जी शर्मा, आप ज्योतिनगर विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय हैं, आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथ ही शाजापुर विभाग में 2 जिले सम्मिलित हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए से अनुरोध करती हूँ कि वो यहाँ आए और अतिथियों का स्वागत करें। सचिनो
नारायणी नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो तस्मै श्री गुरवे नमः। सभ्य मंच, सदियों से ही भारतीय समाज में नारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। नारी का सम्मान करना, उसके हितों की रक्षा करना हमारी संस्कृति में सम्मिलित है। हमारे इतिहास में भी नारियों का बहुत सम्मान हुआ है और वह सीता, सावित्री, झांसी की रानी और फिर अहिल्या देवी, ऐसे बहुत सारे उन्होंने अपने काम किए हैं कि जो भी हमारे लिए प्रेरणा रही है। भारत की नारी मात्र एक नारी नहीं, अपितु एक संपूर्ण चेतना है जो परिवार आधारशिला है, परिवार की पूरी समाज की प्रेरणा है, राष्ट्र की धारणा है। नारी मानव को प्रकृति के प्रति दायित्व धारणी है के रूप में सदियों से प्रतिष्ठित रही है। भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, करुणा, ममता, समर्पण व त्याग की प्रतिमूर्ति माना गया है। घर परिवार की मर्यादाओं की रक्षक, समाज की पथ प्रदर्शिका के साथ साथ वे पत्नी, बहू, बेटी और भी कितने ही सारे दिन भर में अपने भूमिकाओं को क्रमशः प्रेरणा स्वरूप में निभाती है। विश्वास पात्र, आशा की किरण बनकर जीवन के प्रत्येक चरण में अपने कर्तव्य को अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करती है। भारतीय महिला के भीतर अनेक ऐसे अंतर्निहित गुण विद्वान हैं जो बाहरी दिखावे से परे होते हैं, पर उसकी सहन शक्ति, धैर्य, करुणा, निस्वार्थ सेवा भावना, सहज बुद्धिमत्ता जो संकट के समय प्रकट होती है अथवा वह परिवार, समाज, राष्ट्र को नहीं सारे विश्व की मानवता को दिशा देती है। प्राचीन भारत में गार्गी, मैत्री, अनुसुईया जैसी अनेक महिलाओं ने ज्ञान, तप, नीति की प्रतीक थी। आधुनिक समय में नारी ने प्रशासन, उद्योग, कृषि जगत, खेल में ऐसी अनेक भूमिकाएं निभाई। जैसे कि अभी वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर में भी 3 भारतीय महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिसमें हमने उनसे, उनके जीवन से हमें कुछ प्रेरणा मिलनी चाहिए। हमें उनसे प्रेरणा लेनी है कि उन्होंने कैसे अपने देश की रक्षा की है। तो नारी कभी कम नहीं है, वो अपने आप को ऐसे ढाल लेती है जो 2 पुलों को तारती है। नारी अपने सम्मान में बिल्कुल दोनों कुलों को साथ लेकर जोड़कर रखती है। संयुक्त परिवार, सामूहिक जीवन पद्धति, आहार विहार पर अनुरूप परंपराएं, पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रतिवार, आचरण व्यवहार ये भी करती है। नारी का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। एक कदम आगे बढ़ाए हम, नया उत्साह ले मन में, कदम आगे बढ़ाए हम। कहा जाता हमें तरुणी, कहा जाता हमें तरुणी, कहा जाता हमें तरुणी, कहा जाता हमें तरुणी। आज तरुणाई दिखाए हम, आज तरुणाई दिखाए हम, आज तरुणाई दिखाए हम, आज तरुणाई दिखाए हम। नया उत्साह ले मन में, कदम आगे बढ़ाए हम, नया उत्साह ले मन में, कदम आगे बढ़ाए हम। हम ही राष्ट्र की आर्या समूचे विश्व। श्रीमती कालीगिरी गोस्वामी दीदी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। छोटे बालक बहुत सारे घूम रहे हैं यहाँ पर, सब लोग यहाँ आगे आकर बैठे, सब
माताओं के पास से यहाँ आगे आकर एक साथ बैठ जाइए। सब माताओं से निवेदन है, बच्चों को एक साथ यहाँ आगे बैठाएं। लाइन से आप छोड़ दीजिए बच्चों को, उन्हें आनंद आएगा कार्यक्रम में। आ जाओ सभी बच्चे, आ जाओ आगे, सब बच्चे आगे आगे आ जाओ। सम्माननीय मंच पर मौजूद हमारी अमृता भावसार दीदी, जो इस सप्त शक्ति संगम के प्रांत सहसहयोजिका है, आज के अध्यक्ष की भूमिका निभा रही हमारी विभूति दीदी, और संगीता पाटीदार दीदी, जो कुशल रूप से इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है। सबको नमस्कार। और मेरे समक्ष बैठी सभी दीदियां, माताएं और माताओं को शत शत नमन। इसलिए नमन कि वो आई हैं सब कुछ छोड़कर कुछ समय अपने बच्चों को देने के लिए, इतने व्यस्ततम समय में। और जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, लगभग ये कार्यक्रम आपका रहेगा 2.5-3 घंटे का रहेगा, तो निश्चित रूप से जब हम बाहर जाएं तो हमारे जो सोच, हमारे विचार चलते रहे, इस दिशा में चलते रहे। हमें ये करना ही होगा, हमें ये करना ही होगा, क्योंकि हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को हमारी जरूरत है। इसलिए हमें यह करना ही होगा। कार्यक्रम की पृष्ठभूमि बहुत सुंदर तरीके से दीदी ने रखी है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में नारी के जिन सप्त गुणों की बात की गई है। अब भगवद गीता में नारी के गुणों की जो बात की गई है, इसका जब आप प्रसंग सुनेंगे तो आप विचार करेंगे कैसा क्या हुआ और क्यों हुआ। जब श्री कृष्ण के उस विराट विभूति स्वरूप के दर्शन हुए तो उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ हूँ, नदियों में भी, गंगा में, देवताओं में, इंद्र में हूँ, सबों में मौजूद हूँ, प्रकृति के कण कण में मौजूद हूँ। तो बोले महिलाओं में कहा? अब महिलाओं में उन 7 गुणों में, मतलब ये जो 7 गुण है कौन कौन से? कीर्ति, श्रीवाक, चनारिणा, रति, मेधा, हृदय, क्षमा। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 7 गुणों में। अभी 7 गुण हमारे अंदर हैं, निश्चित रूप से हैं। इन 7 गुण हमारे अंदर कहीं न कहीं हृदय के अंदर, हमारे आचरण में, हमारे विचार में मौजूद हैं, पर वो जो कहते हैं ना, समय के अनुसार धीरे 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 हम उससे दूर होते जा रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी होती जा रही है, वातावरण ऐसा होता जा रहा है। क्योंकि इन 7 गुणों के साथ ही नारी उस स्थिति में थी जब नारी को पूरे परिवार में, समाज में उस दृष्टि से देखा, प्रथम जो है स्त्री में, जो पूरे परिवार के अंदर जो स्त्री को स्थान प्राप्त था। सीता की गुरु स्त्री थी ना, मतलब उस समय स्त्री गुरु की भूमिका निभा रही थी। परिस्थितियां कुछ भी रही हो, धीरे धीरे मुगल काल आया, ये वातावरण बदले और स्त्रियों की स्थिति धीरे 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 जो पूर्व हमारे प्राचीन काल में रही, वह स्थिति नहीं रह पाई। शिक्षा से दूर हो गई, समाज में उसका स्थान जो है धीरे धीरे होता गया। परिवार में वह रही तो, पर सिर्फ एक भूमिका निभाने वाली स्त्री, अपने दायित्व का निर्वहन करने वाली स्त्री, निर्णय लेने का अधिकार, सोचने समझने का अधिकार धीरे धीरे नारी ने अपने से विमुख कर दिया। और यह स्थिति जब निर्मित हुई तो समाज में स्थिति भी बिगड़ी है। जहां हम एक पूरे परिवार में खुशहाल रूप से रहते थे, हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता था, धीरे 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 क्या हुआ, परिवार बिखरते गए, श्रृंखलाएं टूटती गई, काका, नाना, मामा, मौसा, दूर के रिश्तेदार
तैयार हो गए, भाई भाई दूर दूर चले, हम तो हमारे दो तक सिमट के रह गए। और ये स्थिति क्यों हुई, ये वातावरण क्यों निर्मित हुआ? क्योंकि उन 7 गुणों, जो अंदर जो 7 गुण मौजूद है, उनका प्रयोग, उनका उपयोग नारी ने नहीं किया। जो उसकी पुरानी स्थिति थी, उस स्थिति से वह धीरे 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 अलग होती गई और सारी निर्णय क्षमताएं उसके पास से चली गई। पुरुष प्रधान समाज बहुत अच्छा है और हमारा पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष भी उस समय नारी को, आप देखिए, आप जितने भी आप महाभारत काल, रामायण काल सब में देखेंगे, राजा रानी साथ में नहीं बैठते थे राजभवन में, राम और सीता साथ में नहीं बैठते थे, राधा और कृष्ण साथ में नहीं। कहीं देवताओं का आपने अकेले देखा है? नहीं देखा ना। मतलब हमारे धर्म में बराबर का स्थान रहती थी, बराबर निर्णय लेती थी। अब स्थितियां जैसे जैसे वो हुई, अब हमें वापस उस ओर लौटना है। उस ओर कब लौट पाएंगे? जब इन 7 गुणों को हमारे जीवन में उतारेंगे, हमारे अपने आप के अंदर हम उनको महसूस करेंगे। जैसे हनुमान जी को उनके गुण याद दिलाए तो सप्त सागर पार कर गए ना, ऐसे ही वो गुण जैसे आपके अंदर आएंगे तो समाज को वो दशा और दिशा देंगे कि नारी का वह स्थान वापस हमें मिलेगा, उस रूप में वापस हम लौटेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा? ये शुरुआत होने की। संघ का 100 वर्ष पूरा हुआ। सब समाज की जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें सब संघ का यही योगदान है कि हम अपने संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे समाज को वापस उस स्वरूप में लेकर आए। जो पाश्चात्य हम जो अंधानुकरण कर रहे हैं, बिना सोचे समझे अधकचरा जीवन जी रहे हैं, उसको सोच के वापस वही लौटे। और वही लौटने के लिए सबसे बड़ा काम जो कर सकती है, जो जिनके कंधों पर है, वो आप सब, जो आप यहाँ सब जब बैठे हैं, उनके ऊपर यह सारा दायित्व है। तो शुरुआत की गई कि कुरुक्षेत्र से शुरुआत की गई। वहां पर समूह गया, 5 महिलाओं का समूह था और उसमें हमारे यहाँ की जो है प्रांत सैनिक का मीना देवी भी शामिल थी, 7 पालक थे हमारे। धीरे धीरे जो है राष्ट्रीय स्तर से यह वैसा का वैसा एक समूह तैयार हुआ, कार्य करने के लिए कार्यकर्ता तैयार हुए और राष्ट्र से प्रांत, संभाग, जिला, विकासखंड, विद्यालय, हर कड़ी में एक समूह का निर्माण होता गया। और इन्होंने कहा कि अब बदलाव की स्थिति हम सब करेंगे और हमारे पास जितनी माताएं आएंगी हम उनको जोड़ेंगे और अब वापस उनको उस ओर ले जाएंगे कि अब हमें क्या। आज की टूटती स्थिति को जोड़ने में सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आप ही दादी को साथ में रख सकती हैं, आप ही काकी को साथ में रख सकती हैं, आप ही परिवार में जितने काका मामा के बच्चे हैं उनको साथ में बिठा के खिला सकती हैं और खुशी का अनुभव कर सकती हैं। ये पीढ़ी आपकी है, लेकिन बाद वाली पीढ़ी थोड़ा परिवर्तन आएगा, इसके बाद वाली और आएगा, फिर अकेला रहना पसंद करेंगे। शादी विवाह जैसी संस्था का मतलब हो जाएगा, एक औपचारिक रूप से हो जाएगा, परिवार औपचारिकता की स्थिति में चले जाएंगे, क्योंकि हम क्षणिक सुख को देखते हैं और क्षणिक सुख के को देखकर उस दिशा में चल होते हैं। अरे इतने लोगों में, इतने सारे के बीच में नहीं हो पा रहा है, तो जोड़ना और उस परिवार को जोड़कर रखना वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। सबसे पहले जब कीर्ति गुण की बात की भगवत गीता, अब जो हम संस्कार दे रहे हैं बच्चों में, अब संस्कार कौन दे रहे हैं? हम दे रहे हैं। हमने बच्चों के अंदर, हमारा बच्चा अभी आपके पास प्राइमरी लेवल का छोटा सा बच्चा है, अब उसके अंदर शुरू से भावना जगाइए कि ये जो पापा है, ये उनका भी इतना ही सम्मान करना है जितना काका का करना है, उनका भी इतना सम्मान करना है। सबसे बड़े घर में कौन है? दादा है, पहले दादा का चरण स्पर्श करो, फिर बड़े ताऊ जी हैं उनका चरण स्पर्श करो, फिर उसके बाद अपने पापा का। मतलब उनको ये एहसास होना चाहिए कि ये हमारे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा, ये हमारा परिवार है। परिवार को जोड़ने के संस्कार डालें, क्योंकि परिवार है तो शक्ति। फिर उस परिवार के में कीर्ति यानी मर्यादित व्यवहार, जिसके द्वारा आपका परिवार पहचाना जाए। आज परिवार होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं, उस क्षेत्र में उनका नाम चलता है और
बहुत बड़ा परिवार है, बहुत भाई एक साथ रहते हैं, पर वो गिने चुने रगले परिवार ऐसे हो गए क्योंकि अब छोटे छोटे परिवार सिमट गए। संयम व्यवस्थापन हो, शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि हो, और शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होगी तो आपके घर के बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में काम करेंगे। ये जब हम उनके अंदर संस्कार डालेंगे, पढ़ाई को लेकर अच्छे अच्छे नॉलेज को आप लो, सीखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम आप से लेकर तो छोटे बच्चे तक सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते रहे, हमेशा सीखते रहे। अगर आपके बहू है चुके ना, अच्छा भोजन बनाना सीखो, जो परिवार में जिसको पसंद है वो करना सीखो। बहू नौकरी कर रही है तो सीखो, तुम्हारी नौकरी के लिए क्या आवश्यक है, जिसमें तुम तरक्की करोगे, कंप्यूटर आवश्यक है वो सीखो। सीखने की प्रक्रिया चलती रहेगी तो अपने आप परिवार की कीर्ति बढ़ेगी। बच्चे से कहा सीखो, क्या सीखो, आपके व्यवसाय के लिए क्या जरूरी है, जो सीखना जरूरी है वो सीखो। तो कीर्ति आसपास के क्षेत्रों में, मतलब ज्ञान में, संस्कारों में जैसे ही सीखने का प्रारंभ हुआ, वो कीर्ति यश को वह परिवार प्राप्त। इसके बाद हम बात करते हैं श्री यानी लक्ष्मी। अभी हमने लक्ष्मी पूजन किया दिवाली के दिन किया। हम ये सोचते हैं हमारे घर में वैभव हो, संपन्नता हो, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो और खूब धन धान्य से समृद्ध हो। हम सबकी एक इच्छा हो। वो श्री का आना कैसे हो और किस प्रकार का हो, ये आपको तय करना है। अगर बेटा गलत कार्य करके श्री घर में ला रहा है, उस श्री को घर में ना आने, उस लक्ष्मी को घर में ना आने। मेहनत और परिश्रम से कमाई हुई श्री लक्ष्मी घर में, कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जैसा बच्चा ही कमा के लाया है वैसे खाओगे और वैसे क्लेश होने वाला है। तो जो हमारे देश की बड़ी बड़ी समस्याएं, चाहे भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, जो भी जितने भी आसपास का वातावरण बिगड़ रहा है, स्वतः सुधर जाएगा। जो महिला ने मना कर दिया कि ये मुझे चाहिए नहीं ऐसा धन घर में, क्योंकि ये आपको ये वापस उसी स्थिति में अपने आप को लाना होगा। निर्णय क्षमता अपने में विकसित करनी होगी। ले हाथ में दिया, बोले हम भूखे रह लेंगे बेटा, हम पानी पी लेंगे, लेकिन ऐसे धन का उपयोग नहीं करेंगे जो गलत तरीके से कमाया गया है, किसी को रुला कर कमाया गया है, किसी को परेशान करके कमाया गया है, जो हमारे देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे धन को मिलने चाहिए। तो श्री कैसी हो, सही मार्ग से आई, सही रास्ते से आई, ऐसी श्री हो। और वो लक्ष्मी जब घर में आती है तो घर में खुशहाली और समृद्धि लेकर आती है। यह बच्चा जब सीख जाएगा, अब हम छोटे बच्चों की आपके पास बात करते हैं, अब उस लक्ष्मी का संरक्षण करना, अपव्यय ना करना। तो छोटा बच्चा 5 रुपए का नोट कहता है ये तो नहीं चाहिए, 50 चाहिए, आपके पास 500 होंगे तो आप क्या करेंगे? बच्चा मान नहीं रहा, देना ही होता। तो वहां भी आप बच्चों को मितव्ययिता सिखाइए। ज्यादा आप जितना खर्च करोगे परिवार पर उतना भार आएगा तो हम किसी भी तरीके से धन के लिए सोचेंगे। हमारे पास जितना है उसको, कई बार कर्ज संकट से बहुत सारी स्थितियां परिवार टूट रहे, किस लिए? सिर्फ पैसा। आज जितने परिवार टूट रहे हैं उसका कारण अर्थ रह गया, अर्थ और दूसरा अंदर का जो अवगुण है, मैं और सिर्फ मैं, ये 2 चीज परिवार का है। वो परिवार टूटेगा नहीं जब मैं का नाश हो जाएगा और लक्ष्मी सबके पास में जिसे जितने चाहिए पर्याप्त तो उतनी उसके पास हो। ये हमारे प्रयास होना चाहिए। आपके 3 बेटे, आप 3 बेटे दिख रहा है, छोटा बच्चा जो है हमारा बड़ा आर्थिक रूप से कमजोर है, उसका हाथ पकड़िए, टूटने मत दीजिए उसको। 2 भाइयों से कहेंगे कंधे से कंधा मिला के चल इसके साथ और इसको भी तेरी तरह बना, तो मेरा परिवार पूरा समृद्ध बनेगा। 3 बच्चों के साथ में समान व्यवहार हो। बेटियां जब घर पर, आजकल परिवार में कलह है, बहन और भाई के कोर्ट केस हो रहा है, इसमें हमारा हिस्सा है, इसमें हमारा हिस्सा है। जब माता पिता विवाह संस्कार जब हमारे इसमें होता था तो पिता अपने पास की पूंजी लगाकर उपहार, दहेज कहते हैं ना, वो दहेज नहीं होता है, वो पिता का स्नेह देता था कि मेरी जो पूंजी मैंने कमाई है ये तेरे साथ तुझे दे रहा हूँ। अभी जो तेरा भाई है तेरा सत्कार करेगा, जो तुझे चाहिए
देगा वो लिखा। अब भाई समृद्ध हो गया या भाई के पास बहुत पैसा है तो तुरंत केस लग जाता। तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है, उल्टी दिशा में जा रहे हैं। भले ही कानून ने हमें सब बराबर का अधिकार दिया, इसलिए अधिकार देना पड़ा क्योंकि भाई के अंदर वो भावनाएं खत्म हो गई कि अपनी बहन रो रही है तो उसके लिए हम कुछ करें। तो फिर वो, तो जब आप संस्कार ही ऐसे डालोगे कि भाई स्वयं कहेगा नहीं बहन मैं भी तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तुझे कहीं पर भी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे कहीं परेशान नहीं होने दूंगा, मैं तेरे लिए करूंगा, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, तो चिंता ना कर बहन, तो भाई चिंता ना कर। वो एकता, वो समन्वयवाद, वो परिवार में कुटुंब कैसे टूटेगा, कुटुंब कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होगा। तब ये जो आगे ज्यादा कोर्ट में जो इस तरह के किस्से आते हैं बंद हो जाएंगे। बताया कि माता को मारा क्योंकि उन्होंने धन नहीं दिया, हिस्सा नहीं दिया, या माता पिता से लड़ाई कर ली, या माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। तो सिर्फ इसका कारण है श्री लक्ष्मी धन। और वो धन का जब हम विभाजन से लेकर उसका आने के रास्ते से लेकर, मतलब निर्णय क्षमता आपकी होनी, निर्णय आपको करना है, तो वो सही रास्ते से आए, उसका विभाजन सही हो और सब समृद्ध हो और सुखीपूर्ण हो, ऐसा हमारा पूरा भरा परिवार है। फिर वाक क्षमता। अब वाक क्षमता की जब हमने बात की, मतलब वाणी में तो सब कुछ है, परिवार में भी बनाना, ये जो जुबान है इसमें हड्डी नहीं होती है ना। तो जितने भी परिवार में युद्ध होते हैं ये सब किस लिए होता है, वाक क्षमता। अब जब आपने किसी को बोल दिया वो बुरा मान गया, उठ के चला गया, वाणी में संयम। वाणी में अगर संयम है तो आप रूठे हुए को भी मना लेंगे। आप उन लोगों से इतना स्नेह से परिवार में, ठीक है बहुएं हैं चार, अब आपके जो आप बैठे हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, वो शुरू से ही आपके पास तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको शुरू से सिखाइए कि बेटा ऐसा नहीं बोलते, है ना। आपको उनकी वाणी में, मतलब अभी जो दे रहे हैं बच्चे जब बोलते हैं तो आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं किस तरह की बात बोलते हैं, हमारे पापा नहीं है, हमारे पापा तो वो है, उनसे हमें क्या मतलब। बच्चे आजकल बड़ों के झगड़ों में भी जो बोल रहे छोटे छोटे बच्चे। तो ये बात जो वाणी है, जो गले के अंदर माँ सरस्वती बैठी है, और उस सरस्वती को आपको जो विचार थे ना, जो विचार है उनके बहुत अच्छे हैं, अब हम क्या करते हैं दूषित कर देते हैं। दूषित करने में क्या होता है, श्राप ही लगता है। जो श्राप लगता है तो वाणी दूषित हुई, आपने अपशब्द बोला, गलत बोला, कि विवेकपूर्ण वाणी नहीं है, वाणी में शिवता नहीं है, सभ्यता नहीं है, संस्कार नहीं है, वो सब हमें बच्चों को देने होंगे। इसी के साथ साथ जैसे वो बड़े होंगे ना, धीरे धीरे वो आपसे भी अच्छे होंगे। बच्चा बहुत अपशब्द, गुस्सा करता है, बहुत बोलता है, सबके सामने अपशब्द बोल देता है बेटा, वो बड़ा होकर बोल रहा है, जब छोटा था तब आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। इसीलिए आपको कहा है कि जब आपके पास में बच्चा है, छोटा आपका बच्चा है, आप केवल उसको भोजन बना के खिलाने तक नहीं, उसके साथ में बात कीजिए, उसको बोलना सिखाइए, उसको परिवार का महत्व सिखाइए। अगर आपका किसी से परिवार में मन में द्वेषता थोड़ी बहुत आ भी गई है ना, उसे निकाल कर सिर्फ ये सोचिए ये द्वेषता मेरे बच्चों का संस्कार खा जाएगी। तो हमें उस परिवार के अंदर इस तरह का मधुर वातावरण निर्मित करें। वाणी से बहुत आसानी से हम अपनी वाणी के माध्यम से अपनों को अपने पास में रख सकते हैं और बहुत आसानी से अपनों को दूर कर सकते हैं। तो उस वाणी का सही उपयोग परिवार में, वाक क्षमता जो हो, उससे आप अपनी बुद्धि के माध्यम से अपने सब रिश्तों को समेट कर रख सकते हैं। अब बात में आई स्मृति। स्मृति यानी याददाश्त, और उसमें तो हम नारियों का, महिलाओं का कोई मुकाबला नहीं। अब स्मृति में जो भी है, एक परंपरा से दूसरी परंपरा तक जाना। आपने देखा होगा जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, आज 11 से, आज 12 से, हम बाकी नई पीढ़ी को नहीं याद होता है, आज 11 से, आज देवउठनी 11 से तुलसी माँ के अपने को शाम को पूजा करते हैं। हमें परिवार में संस्कारक्षम वातावरण, नारी के साथ गुण, राष्ट्र चिंतन,
समाज कल्याण में कार्य करने का सभी परिवारजनों का स्वभाव कैसा बने, इसके बारे में बताया। इसके लिए दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं प्रश्नोत्तरी के लिए किरण भदौरिया दीदी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। मेरा नमन। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण व हमारी माता और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। हम सभी के द्वारा ऐसा माना जाता है कि हमारी सभी माताएं वैसे तो बहुत जागरूक है। आप सभी के भौतिक स्तर को बढ़ाने के लिए आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें हमारी सभी माताओं की सहभागिता रहेगी ऐसी मैं आशा करती हूँ। आप सभी से कुछ बौद्धिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप सभी को एक प्रश्न दिया जाएगा जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे। चारों ऑप्शन आपको बताए जाएंगे और उसका जो सही उत्तर रहेगा वह आपको बताना है। आपको अपनी जगह पर बैठे बैठे ही हाथ खड़ा करना है। दीदी हमारी माइक लेकर आपके पास आएंगी और आपको माइक में सही उत्तर बताना है। मंच पर हमारे बीच उपस्थित श्रीमती माधुरी भाषा दीदी आप सभी माताओं से प्रश्न पूछेंगी। तो आप अपने स्थान पे पहले हाथ खड़े करेंगे और आगे आके आपको उसका उत्तर देना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है सभी मातृशक्तियों के लिए, समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा गया है? यहाँ 4 ऑप्शन है, ग्राम, जनपद, परिवार, मोहल्ला। सदस्य भी हैं, पर हम पहला अवसर जो हमारी मातृशक्ति है, जो पालक आई है, पालक परिवार, आपके द्वारा दिया हुआ उत्तर बिल्कुल सही है। कृपया आप आ जाइए मंच पर। और अतिथि इतना समय नहीं हो पाएगा कि हम हर एक माताओं को मंच पर बुलाएं, इसलिए जिन भी माताओं का उत्तर सही होता है उनका हम नाम लिख लेंगे और सबको सामूहिक रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। मेरा दूसरा प्रश्न, शादापुर को पूर्व में किस नाम से पुकारा जाता था? रामखेड़ी, काकरा खेड़ी, खाखरा खेड़ी या मूली खेड़ी? खाखरा खेड़ी। बहुत बढ़िया, इनका उत्तर बिल्कुल सही है। लगता है आपने इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या नाम है इनका दीदी का? प्रिया शर्मा। ओके। मेरा तीसरा प्रश्न है, रामायण किस युग से संबंधित है? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग या कलयुग? क्या उत्तर दिया इन्होंने? आप उत्तर के थोड़े से करीब थे लेकिन चूक हो गई है, फिर प्रयास करेंगे। बहुत सही जवाब। एक बार तालियां हो जाए दीदी के लिए। क्या नाम है दीदी आपका? अच्छा, दुर्गा सप्तमी में कुल कितने श्लोक हैं बताइए? 200 श्लोक, 500 श्लोक, 600 श्लोक या 700 श्लोक? जवाब, आपने तो इतिहास को फिर से जिंदा कर दिया। नाम पूछो, नाम क्या नाम है दीदी आपका? नीता पांचाल। बच्चे के जन्म के 11वें दिन कौन सा संस्कार करने का नियम है? अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार, वेदारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार? बहुत सही जवाब। आप वाकई ज्ञान की मिसाइल है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ओके। गंगा नदी को धरती पर लाने वाले तपस्वी राजा का नाम बताइए। राजा दशरथ, दिलीप राजा, महेंद्र राजा, राजा भागीरथ? राजा भागीरथ। बहुत सही जवाब, शानदार। यही होती है सच्ची नारी शक्ति की पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है दीदी आपका? राखी शर्मा। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा धाम स्थित है? बद्री धाम, रामेश्वर धाम,
जगन्नाथ धाम, द्वारका धाम। बहुत सही जवाब। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या नाम है दीदी आपका? रेखा पाटीदार। भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? आनंदीबाई जोशी, बिरजूबाई जोशी, सरिताबाई जोशी, गंगाबाई जोशी। क्या उत्तर दिया? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके द्वारा दिया गया उत्तर बिल्कुल सही है। एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए। क्या नाम है दीदी आपका? मेघा। तो जानो ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है? एक बार और जवाब दीजिए दीदी। गरम मसाला। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सही उत्तर दिया है। एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए। क्या नाम है दीदी आपका? फाल्गुनी तोमर। हमारी नारी शक्ति बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है, हर प्रश्नों का उत्तर बढ़ चढ़ के और बिल्कुल सही जवाब दे रही है। एक बार सारी मातृशक्ति एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। मेरा अगला प्रश्न, किस पौधे को माता कहा जाता है? पुदीना, धनिया, मिर्ची, तुलसी। एक बार सभी माताएं हाथ अपना खड़ा करेंगे। अब सभी माताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे कि सभी को इसका उत्तर पता है। सबसे प्राचीन गजलक्ष्मी माता मंदिर कहाँ स्थित है? शाजापुर में सबसे प्राचीन गजलक्ष्मी माता मंदिर कहाँ स्थित है? देखो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, उसके पहले हाथ खड़े हो गए। बिना ऑप्शन के दीदी आप जवाब दीजिए। मीरकला, किला रोड या तेलीवाड़ा? तेलीवाड़ा बिल्कुल सही जवाब है आपका दीदी, जोरदार तालियां दीदी के लिए। क्या नाम है दीदी आपका? अगला प्रश्न, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2011, 15 अक्टूबर 2010 या 10 अक्टूबर 2011? लगता है यह प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है। आप में से कोई जवाब देंगे? प्रश्न का सही उत्तर है 15 अगस्त 2011। अब मेरे लिए भी तालियां बजा दो, मेरे भी तो उत्तर दिया है। और बढ़ते हैं और आज के इस प्रोग्राम का आप आनंद लीजिए। धन्यवाद। महिलाओं के संदेश के लिए मैं श्रीमती माधुरी भावसार दीदी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परिचय देंगे। पहले सेना को केवल पुरुषों तक ही सीमित था, लेकिन आज महिलाएं तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना में अपना प्रतिभा और साहस से देश का नाम रोशन कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा 7 मई 2025 को शुरू किया गया था। यह एक सैन्य कार्रवाई है जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर द्वारा आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बुनियादी आधार बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह कार्रवाई विशेष रूप से उस घटना का जवाब थी जिसमें 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर में तीनों वीरांगनाएं कर्नल सोफिया कुरैशी, लेफ्टिनेंट भूमिका सिंह एवं प्रेरणा देव स्थले तीनों ने एक साथ मिलकर राष्ट्र रक्षा में अपना पूर्ण सहयोग दिया। तीनों ने अपने अपने क्षेत्र थल सेना, जल सेना और वायु सेना में एक साथ समन्वय बनाकर इस अभियान को सफल बनाया। इनके साहस, नेतृत्व और नारी शक्ति के मेल से ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध किया कि जब भारत की बेटियां संगठित होती है तो वे हर मोर्चे पर देश की रक्षा और विजय दोनों को सुनिश्चित कर सकती है। आज पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ एक ऐसी महिला अधिकारी की जिन्होंने इतिहास रचा है। उनका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी।
कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय थल सेना की वह पहली महिला है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मिशन में एक पुरुष सैनिक टुकड़ी की कमान संभाली। सन 2016 में उन्होंने कांगो में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने नेतृत्व से यह सिद्ध किया कि महिलाएं किसी से कम नहीं। उनका साहस, समर्पण और अनुशासन हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। वे आज उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो वर्दी पहनकर अपने देश की सेवा का सपना देखती है। कर्नल सोफिया कुरैशी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई सीमा असंभव नहीं है। वे आए और हमें मार्गदर्शन देंगे। मैं सोफिया कुरैशी। मेरा संदेश, मेरा पहला काम देश की सेवा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले हमारे निर्दोष लोग मारे गए, हमें बहुत दुख हुआ। हम चुप नहीं रहे, हमने फैसला किया और हमने दुश्मनों को जवाब दिया। उस जवाब का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। यह बहुत जरूरी था ताकि हमारे देश को वापस कहीं छोड़ ना हो जा पाए। महिलाओं की ताकत। इस बड़े ऑपरेशन के बाद मैंने खुद देश को इसकी जानकारी दी। यह दिखाता है कि आज की नारी कमजोर नहीं है, आज की नारी सब पे भारी। हम सेना में हैं और हम आगे हैं और हम देश की रक्षा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के लिए एक बहुत ही साहसिक काम था जिसमें हमने दिखाया कि भारत की महिला भी देश की रक्षा कर सकती है। ये अभियान से हमने ये साबित करा कि भारत की बेटी भी सेना का नेतृत्व कर सकती है। आपसे मेरी उम्मीद, आप देश का भविष्य है। हमेशा आगे बढ़े और हमेशा आगे बढ़े। जय हिंद। भारतीय वायु सेना की एक साहसी और कुशल अधिकारी है। वे उन पहली महिला अधिकारियों में से एक है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में सक्रिय भूमिका निभाई। व्योमिका सिंह ने अपने अदम्य साहस, नेतृत्व और देशभक्ति से यह साबित किया कि भारत की बेटियां अब आसमान में भी अपना परचम लहरा रही है। उन्होंने वायुसेना में अनेक मिशनों में भाग लिया और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से नारी शक्ति और सैन्य बल दोनों की गरिमा बढ़ाई। आज व्योमिका सिंह हर उस युवती के लिए प्रेरणा है जो उड़ान भरने का सपना देखती है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि आसमान अब सिर्फ सपना नहीं, हकीकत है। वे आए और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। इस महान राष्ट्र की युवा महिलाओं को मेरा नमस्कार। मैं व्योमिका सिंह। मैं आज आप सभी के सामने किसी वायुसेना के भारतीय अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में खड़ी हूँ जो कभी आप ही की तरह थी, सपनों से भरी, सवालों से भरी। मेरा बचपन में मेरे मन में एक साधारण सा विचार था कि मैं आसमान की मालिक बनूंगी। मेरा नाम व्योमिका, व्योम यानी आकाश से बना हुआ है। बचपन में मेरे शिक्षक ने मेरे ऑटोग्राफ बुक में लिखा था कि मैं आसमान की मालिक बनूंगी। इसलिए मैं आप सभी को चुनौती देती हूँ, बड़े सपने देखो, दूसरों के विचारों से खुद को सीमित मत रखो कि तुम क्या कर सकते हो या क्या नहीं। वायुसेना में मेरा सफर सिर्फ मेरे सपना ही नहीं था, कठिनाइयों का सामना करना था, पहाड़ों में हेलीकॉप्टर उड़ाना था और बार बार सीखना था। डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, लेकिन उससे रुकना जरूरी नहीं है। अगर आप अपने मन को प्रशिक्षित कर लें और अपने उद्देश्य को दृढ़ कर लें तो आपका डर आपकी रुकावट नहीं, आपकी सीढ़ी बन सकता है। वायुसेना में मेरा सफर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे देश के लिए है, आसमान के लिए है और भारत की हर उस युवा लड़की के लिए है जो आसमान को देखकर यह कह सकती है कि मैं भी यह कर सकती हूँ। आसमान को अपनी सीमा न बनने दे, आसमान को अपना क्षेत्र बनने दे। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ लेफ्टिनेंट प्रेरणा देवस्थली, नौसेना की नारी शक्ति का प्रतीक। लेफ्टिनेंट प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना की एक बहादुर और समर्पित अधिकारी है। वे उन पहली महिला अधिकारियों में से एक है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेरणा देवस्थली ने नौसेना में अपने साहस, अनुशासन और नेतृत्व से यह साबित किया कि समुद्र की लहरें भी अब भारत की बेटियों की पहचान को पहचानती है। उन्होंने नौसैनिक अभियानों में योगदान देकर दिखाया कि नारी शक्ति केवल जमीन और आसमान तक ही नहीं, कि नारी शक्ति केवल जमीन और आसमान तक ही नहीं, समुद्र की गहराइयों तक भी पहुंच चुकी है। लेफ्टिनेंट प्रेरणा देवस्थली आज हर युवा लड़की के लिए प्रेरणा है जो देश की सेवा का सपना दिल में रखती है। वे आए और हमें मार्गदर्शन दें।
मैं कमांडर प्रेरणा देव स्थली, एक बेटी, एक सैनिक और एक ऐसी महिला जिसने सीमाओं से परे सपने देखने का साहस किया। आज आप सबके सामने खड़े होकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार नौसेना अकेडमी में गई तो मुझे कहा गया कि यह लड़कियों के लिए सही जगह नहीं है, लेकिन मैंने मुस्कुराकर सोचा कि यह मेरे लिए सबसे सही जगह है। नौसेना में समुद्र आपको कुछ गहरा सिखाता है। वह परवाह नहीं करता कि आप पुरुष है या स्त्री। वह आपका लिंग नहीं पूछता, वह बस आपके साहस की परीक्षा लेता है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि सफलता दूसरों को गलत साबित करने में नहीं, खुद को सही साबित करने में है। मैं जो वर्दी पहनती हूँ वह सिर्फ सिला हुआ कपड़ा नहीं, वह हर उस लड़की से एक वादा है जो यह मानने की हिम्मत रखती है कि वह अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। तो गर्व से उठो और कभी अपने डर को अपना भविष्य तय मत करने दो। जय हिंद, जय भारत। कर्नल सोफिया कुरैशी, लेफ्टिनेंट प्रेरणा देव स्थले और लेफ्टिनेंट, तीनों को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए। वंदे वंदे भारत माता की त्याग और बलिदान से भरा हुआ है। महिलाएं केवल घर की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने युद्ध भूमि में तलवार उठाकर देश की रक्षा की। इन नारियों ने हमें सिखाया कि साहस का कोई लिंग नहीं होता। जब नारियां आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। और संस्कृत में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता का वास होता है। अब मैं बात करने जा रही हूँ भारत की सबसे वीर महिला योद्धा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। वे बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण थी। 1857 में जब अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करने की कोशिश की तो रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अपने छोटे से बेटे को पीठ पर बिठाकर घोड़े पे सवार होकर युद्ध भूमि में वीरता से लड़ाई लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी, परंतु अपनी मातृभूमि के सम्मान से कभी समझौता नहीं किया। वे केवल झांसी की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है और आज हर बेटी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आए। मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर की पत्नी, देवगन वंश की वधू, यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे शरीर में धड़कन है, जब तक मेरे शरीर में श्वास में प्राण है, यहाँ मैं झांसी की सेवा करती रहूंगी और मैं मेरी झांसी, मेरी मातृभूमि, मेरा स्वाभिमान किसी को नहीं दूंगी। मेरी झांसी मेरी है। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तालियां झांसी की रानी के लिए। अब मैं बात करने जा रही हूँ भारत की एक महान और आदर्श रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। इनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र में हुआ था। वे मारवाड़ राज्य की शासक बनी। उन्होंने अपने शासन में न्याय, शांति और सेवा को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने किसानों का जीवन सुधारा और मंदिरों, कुओं, धर्मशाला और रोड का निर्माण करवाया और देश भर में जल कल्याण के कार्य करवाए। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही किया गया। वे एक दयालु, न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासिका थी, जिन्होंने यह साबित किया कि स्त्री केवल घर ही नहीं पूरा राज्य संभाल सकती है। अहिल्याबाई होलकर आज भी हमें यह सिखाती है कि सेवा, न्याय और करुणा ही सच्चा नेतृत्व है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। 10 साल की थी जब खंडेराव जी की पत्नी बनकर इस राज्य में आई थी। तब से लेकर आज तक के सफर में अपनी प्रजा में
पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के बारे में। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। उस समय समाज में महिलाओं को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सावित्रीबाई ने इस परंपरा को तोड़ा। उन्होंने 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला और लड़कियों को शिक्षा देने का महान कार्य शुरू किया। लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शिक्षा ही सच्ची आजादी की कुंजी है। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और समाज को नई दिशा दी। वे आज भी हर भारतीय महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे आए। अगर तुम पढ़ोगी तो समाज उठेगा, अगर तुम रुकोगी तो समाज झुकेगा। शिक्षा केवल व्यक्तिगत नहीं, समाज की उन्नति की नींव है। शिक्षा एक मैंने कलम को अपना हथियार बनाया और उन्नति फैलाई। हर बेटी को किताब दो, क्योंकि वह उसके जीवन का रास्ता है। मेरी पर जोरदार तालियां बजाएंगे और उनका आत्मसम्मान बढ़ाएंगे। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदर्श प्रेरणादायी मातृशक्ति के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये हमारे लिए आदर्श है। मैं हमारे अतिथि महोदयों से निवेदन करती हूँ कि वो पुनः मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। विश्ववंदिनी भारत माता, शस्य श्यामला भारत माता। इस प्राचीन रोडेश्वरी माता जो शक्ति स्वरूपा और जगदम्बा है, उस प्राचीन स्वयंभू माता के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त मातृशक्तियां जो स्वयं शक्ति का स्वरूप है, या यूं कहें कि महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी, जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरी जन्म जन्म तक हम वंदना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। भगिनियों, आज के सप्तशक्ति संगम आयोजन में 35 स्थानों से पधारे हुए समस्त विद्या भारती के पूर्णकालिक प्रतिनिधि, मंचस्थ परमादरणीय डॉक्टर डालीगिरी गोस्वामी, आदरणीय विभूति दीदी और इस आयोजन की संयोजिका आदरणीय संगीता दीदी, हमारे शाजापुर विभाग के विभाग समन्वयक जी, ग्रामीण क्षेत्र के समस्त जिला समन्वयक बंधुगण और वे सब आचार्य हैं जो मातृ स्वरूप होकर के इस विद्या भारती के शिखरस्थ होने की परंपरा को पूर्ण करने में लगी हुई है। आज हम सब सप्तशक्ति के इस संगम में स्त्री की समस्त शक्तियों को लेकर के यहाँ उपस्थित हुई हैं। आपने पूर्व में श्रद्धेय डॉली दीदी से सुना कि शब्द शक्तियों के माध्यम से परिवार का संगठन, समाज का एकत्व और राष्ट्र के ध्येय को प्राप्त करने की पूर्णता की बात आपने उनके माध्यम से सुनी। आपने देखा कि भारत के गौरवान्वित कर देने वाले वो क्षण, चाहे वो थल सेना के हो, चाहे जल सेना के हो, चाहे वायुसेना के हो, या भारत की वे ओजस्वी तेजस्वी पराक्रमी स्त्रियां जो चाहे जीजाबाई के रूप में हो, चाहे झांसी की रानी के रूप में हो, चाहे फिर ज्योतिबा फुले की वह तेजस्वी सहधर्मिणी सावित्रीबाई फुले हो, या हमारे बीच इन समग्र पराक्रमी विद्वता धारण करे हुई स्त्रियां हो, उन सभी को आज यहाँ उपस्थित माताओं की तरफ से प्रणाम वंदन निवेदन करती हूँ। बहनों, आज जिस भारत के विकास में भारतीय स्त्री के योगदान की बात हम लोग करने जा रहे हैं,
तो सबसे पहले हम ये समझें कि भारत की स्त्री है क्या, वो कौन ऐसी पराक्रमी, वो कौन ऐसी तेजस्वी, कौन ऐसी पराक्रमी स्त्री है जिनको संसार नतमस्तक करता है, संसार जिनके पैरों में पड़ करके कहता है कि संस्कार की सलीला, संस्कार की नदियां, संस्कार के फूल, संस्कार के पल्लवित होते हुए बीज और अनाज अगर कहीं प्रफुल्लित होते हैं तो वो भारत है। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा, भारत का यह मान बिंदु, यह भारत सबसे बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की तेजस्विता और ओजस्विता लिए हुए देवियां, शक्तियां पराक्रम तो धारण करती हैं, वो जन्म देती है इसलिए जननी है, वो धारण करती है इसलिए धारणी है, वो पालन करती है इसलिए माता है और मातृत्व के गुण उसके अंदर समाहित है। इसीलिए स्त्री को संपूर्ण मानव जाति को जन्म देने वाली शक्ति माना जाता है। और देवियों, आप जिस नगर में निवास करती हैं वो तो शाश्वत भगवती के स्वरूप का नगर है, वो उस परमा का स्वरूप का नगर है जो प्रत्येक यहाँ के नगर की स्त्रियों में अपने आप प्रखरता और ओजस्विता भर ही देता है। आज भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आई हुई आचार्य दीदियां और आचार्य बंधु जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे उस सप्तशक्ति के लक्ष्य को अंतिम मातृशक्ति तक ले जाएगा, और उसका लक्ष्य तभी सफल होगा, वह ध्येय तभी प्राप्त होगा जब भारत के प्रत्येक क्षेत्र और अंतिम व्यक्ति तक भारत के विकास में स्त्री की भूमिका पहुंचेगी। किसी ने कहा है, हम नदी हैं, हमें आता है बहने का हुनर, हम नदी हैं, हमें आता है बहने का हुनर, जिधर से गुजरेंगी रास्ता बना लेंगी, और उस रास्ता बनाने की प्रावीण्यता को हमने प्राप्त किया है, क्योंकि हम जानती हैं कि हमारे अंदर से 9 माह तक एक बच्चे की प्रतिकृति हमारी तरह पैदा करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो केवल और केवल स्त्री में है। इसलिए स्त्री को जगतजननी कहा गया है, इसलिए स्त्री को परम्मा कहा गया है। और फिर बात आती है भारत के विकास में स्त्री के योगदान की। तो बहनों, भारत का इतिहास उन यशस्वी स्त्रियों से भरा पड़ा है। आपने अध्ययन के दौरान, मनन के दौरान, और आजकल तो मोबाइल और व्हाट्सएप के जमाने में हर चीज सर्च करके देखी जाती है। तो आइए इतिहास के, प्रागैतिहासिक काल के, ऋग्वेद काल के उन पन्नों को पलट के देखा जाए कि भारत के उस ऐतिहासिक विकास में, भारत के उस उत्कर्ष वाले इतिहास में भारत की स्त्री की क्या भूमिका है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ मध्ययुग में जिस बात और जिस भ्रांति और जिस विमर्श को कूटनीति के साथ फैलाया गया, वो विमर्श था कि वेदों को पढ़ने का अधिकार, वेदों को रचने का अधिकार स्त्री को नहीं है। किंतु बहनों, हम इतिहास को उलट के पन्नों को पढ़ते हुए जब देखते हैं तो पाते हैं कि 27 प्रकार की स्त्रियां भारत की ऋचाओं को, वेद की ऋचाओं को रचने वाली है। उसका नाम है सूर्या सावित्री। वो कहती है कि नववधू अगर घर में प्रवेश करती है तो वो कहती है कि तू साम्राज्ञी है इस घर की, तू साम्राज्ञी है इस परिवार की, तू साम्राज्ञी है इस पूरे कुटुंब की, तू इस नवग्रह में साम्राज्ञी बन के प्रवेश कर। आज के इस ढोल धमाके और डीजे के युग में हमने सप्तपदी की घोषणाओं को, विवाह के संकल्प को, विवाह के दाम्पत्य में प्रवेश करने की परंपराओं को सुनना, समझना, देखना बंद कर दिया है। एक तरफ डीजे की ढोल धमाके की आवाज और दूसरी तरफ मंत्र उच्चारण होता रहता है। एक तरफ दूल्हा और दुल्हन खाते और पीते रहते हैं, उनका मित्र उनको लाला करके शरबत पिलाता रहता है, नाश्ता करवाता रहता है। किंतु सूर्या सावित्री ने कहा कि विवाह की परंपरा केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, वो दो कुटुंबों का मिलन है।
दो विचारों का मिलन है, दो संस्कृतियों का मिलन है, दो समाजों का मिलन है और दो आत्माओं का मिलन है। और जब आत्मा का मिलन होता है तो विवाह संपूर्ण रूप से साक्षात लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप होता है। वो कोई सामाजिक परंपरा नहीं है, वह संपूर्ण रूप से धार्मिक परंपरा है। इसलिए जागरण का गीत है उठान है नारी, काल के पन पर थिरकता गान है नारी, और सांस है जब विश्व की तो कौन उत्तर कौन दक्षिण, इस समूचे राष्ट्र की पहचान है। तो जो राष्ट्र की नहीं अभी तो संसार की पहचान होने जा रही है, ऐसी भारत की स्त्रियां विवाह की परंपरा को पूर्णता प्रदान नहीं करेगी, दाम्पत्य के जीवन में प्रवेश करने के विकास को नहीं देखेगी, संतान में संस्कारों की सलीला नहीं बढ़ाएगी, समाज में कौटुंबिक व्यवस्था को पूर्ण नहीं करेगी, परिवार को सामंजस्यता और समरसता से बांधने का प्रावधान पूर्ण नहीं करेगी, तब तक भारत के विकास की कल्पना अधूरी है। तो इतिहास में हम देखते हैं कि इन ऋषिकाओं ने वेदों की रचनाएं की, गार्गी, मैत्रेयी, भारती, जिन्होंने शास्त्रार्थ में पुरुष प्रतिद्वंदियों को पराजित कर दिया, जिनके निर्णायक की गद्दी पर बैठ करके ये निर्णय किया कि यही शास्त्रार्थ में पूर्ण है। ऐसी भारत की स्त्रियों ने विकास के पराक्रम को आगे बढ़ाया। और फिर हमने कैकेयी का केवल काला स्वरूप देखा है। रामायण काल में ऐसी विदुषी और पराक्रमी स्त्रियां थी जो युद्ध करना जानती थी, रथ चलाना जानती थी, लेकिन हमने आक्षेपित करके केवल एक स्वरूप देखा कि कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, उसने भरत को साम्राज्य लेने के लिए ललचाया है। किंतु हमने ये नहीं देखा कि सुर-असुर युद्ध में दशरथ के अस्वस्थ होने की स्थिति में युद्ध के मैदान से अपने पति को खींच कर लाके रथ के पहिए में अपनी 2 उंगलियां लगा करके पराक्रम को स्थापित करके साबित किया है। ऐसी स्त्रियां पराक्रमी हो सकती हैं, यानी भारत की स्त्रियां पराक्रम और युद्ध कला भी जानती थी। और एक है पांचाली, करना होगा भारत का विकास और भारत का भवितव्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा, चाहे जितना अंधकार हो, पर प्रकाश का आस न खोना, आगे आने वाले कल में आंसू से मुंह कभी न धोना। वंदे मातरम। देश के विकास में महिलाओं का जो योगदान रहा है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, इसलिए मैं दीदी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। माता और बहनों का सम्मान हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। वे हमारे जीवन को आकार देती हैं, हम संस्कार और ज्ञान प्रदान करती हैं। इसी श्रृंखला में आज विद्यालय परिवार यहाँ पर कुछ मातृ शक्तियों को सम्मान देंगे। फिर सर्वप्रथम यहाँ पर जिन मातृ शक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगी, पहले उनका परिचय देती हूँ। श्रीमती बरारमा सोनी, आप जिला पंचायत लेखा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं। जिला पंचायत में 37 वर्षों तक आपने अपनी सेवाएं दी हैं। गायत्री शक्तिपीठ में आप तहसील समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं। अतः पर्यावरण के क्षेत्र की गतिविधि में आपका अमूल्य योगदान है और आप समय समय पर विभिन्न संस्थाओं में जाकर पौधरोपण का एक सामाजिक कार्य करती रहती है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित बने। और आप पर्यावरण के प्रति आपका एक ऐसा आदर है कि आप प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। यहाँ से विद्यालय परिवार से की ओर से आज आपको सम्मानित किया जाता है। आदरणीय श्री मनोरमा जी सोनी दीदी। सम्माननीय दीदी को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मान के अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित कर रही हूँ
उनका परिचय इस प्रकार है। शिरोमणि शिवदयाल सिंह जी चौहान। दयाल सिंह चौहान जी की धर्म पत्नी को मैं यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और विद्यालय परिवार की ओर से ससम्मान अपना सम्मान ग्रहण करें। वीर शिरोमणि शिवदयाल सिंह चौहान का जन्म ठाकुर साहब रणजीत सिंह जी जयपुर मध्य प्रदेश में अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिला राजगढ़ में हुआ था। आप प्रारंभिक शिक्षा नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय आगर मालवा में हुई एवं इसके पश्चात आप उच्चतर शिक्षा आपकी बालकृष्ण नरमा शर्मा नवीन महाविद्यालय शाजापुर में हुई। पढ़ाई के दौरान प्राप्त किए। अपने कार्यकाल के दौरान देश की लगभग सभी सीमाओं पर आपने सेवाएं दी, जिसमें इंदौर, देगलपुर मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। इसके पश्चात 1988 से लेकर 1990 पहाड़ियों से आतंकवादियों ने हमला कर दिया, फायरिंग शुरू हो गई और आपकी टीम के साथ आपने आतंकवादियों का जमकर सामना किया और आतंकवादियों को वहीं ढेर कर दिया। संवेदनशील बॉर्डर पर आतंकवादियों द्वारा जमीन पर IED बारूद सुरंग लगी थी। बदकिस्मती से शिवदयाल सिंह की जीप उस पर चढ़ गई और ब्लास्ट हो गया। इसी वजह से वहीं पर अपने देश के लिए वीर शहीद ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीर शहीद की धर्मपत्नी को आज विद्यालय परिवार सम्मान करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत माता की, भारत माता की। वीर शिवदयाल सिंह चौहान अमर रहे, वीर शिवदयाल सिंह चौहान अमर रहे। एक साथ सभी को बोलना है, अमर रहे, अमर रहे। वीर शिवदयाल सिंह चौहान अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज की स्थिति में विघटित हो रहे हैं, वही एक ऐसा परिवार हमारे बीच में है जो कि अभी आज की स्थिति में सभी पूरे परिवार एक जगह एक साथ एक ही चूल्हे पर उनका भोजन बनता है और वो एक साथ रहता है। इसी क्रम में मैं श्रीमती कलाबाई सिंह जी तोमर को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और यहाँ सामूहिक परिवार के क्षेत्र में अपना सम्मान स्वीकार करें। श्रीमती कलाबाई सिंह जी तोमर। आपसी सहयोग, सहानुभूति, सामंजस्य, साझेदारी आदि की भावना सीखने को मिलती है। विद्यालय परिवार ऐसे परिवार को सम्मानित कर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है और आगे भी ये कुशलता की कामना करता है कि आपका परिवार ऐसे ही सामूहिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहे। रानी के बेटे, दो बेटे, पत्नी, उनकी बहू, पोते, पोता बहू सभी एक ही जगह एक साथ रह रहे हैं। इसलिए रानी को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और आप विद्यालय परिवार आपके इसी क्षेत्र को सम्मानित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले क्रम में भाव साहब, मैं जिनका भी नाम ले रही हूँ कृपया शीघ्रता से मंच पर आए क्योंकि समय हो रहा है ना। नीता पांचाल, श्रीमती भगवती रानी, श्रीमती रागी शर्मा, श्रीमती रेखा पाटीदार, श्रीमती मेघा दीक्षित, फाल्गुनी सिंह तोमर, शीतल गुप्ता। आप सभी से आग्रह कृपया मंच पर आकर अपना पुरस्कार प्रदान प्राप्त करें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने
प्रश्न मंच में हिस्सा लिया और विद्यालय की जो गतिविधि उसको संपूर्ण बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। कृपया शीघ्र दासी मंच पर आ जाएं। हाँ, श्रीमती मेघा दीक्षित, श्रीमती फाल्गुनी सिंह तोमर मंच पर आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। मंच पर अपनी पारंपरिक वेशभूषा में श्रीमती फाल्गुनी सिंह तोमर आई हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एक बार कर्तव्य ध्वनि से इन सभी मातृशक्तियों का स्वागत करें। मैं आगरा जिले की संयोजिका श्रीमती चंद्रमणि उपस्थित माताओं को मेरा प्रणाम। मैं फाल्गुनी तोमर। सर्वप्रथम माँ विद्या भारती के इस प्रांगण में हम सभी को आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हमें जो भी यहाँ सीखने को मिला है उससे मेरा अनुभव यही आया है कि हम सभी को परिवार समाज में जागरूकता होना बहुत ही जरूरी है। समाज में जागरूकता होगी तभी तो राष्ट्र एक बनेगा। सभी मातृशक्तियों से ये हाथ में आज की आधुनिकता को देखते हुए हम सभी को यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएंगे कि हमें सभी एकल परिवार का मोह त्याग कर संयुक्त परिवार की गरिमा को बनाए रखेंगे। स्वयं भी शिक्षित होंगे और अपने बच्चों को शिक्षित और अच्छे संस्कार देंगे। धन्यवाद। आनंदित करती हूँ कि वो यहाँ आए और आज के कार्यक्रम का अनुभव हमारे बीच में रखा। वाणी शारदा के ज्ञानवर्धक प्रांगण में उपस्थित समस्त माताएं बहनें, प्रबुद्ध मंच आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी के समक्ष मुझे अपने अनुभव को रखने का अवसर मिला। इसके लिए मैं विद्यालय की बहुत बहुत आभारी हूँ। कारण इसका यह है कि आज मैं यहाँ अभिभावक के रूप में उपस्थित हुई हूँ, किंतु मैं इस विद्यालय से 30 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ। मैं इसी विद्यालय की छात्रा रही हूँ और इसी विद्यालय के द्वारा मेरी आरंभिक शिक्षा हुई। आज हम सभी जब यहाँ पर आए उससे 2 या 3 दिन पहले से ही हमारे हृदय में एक कौतूहल था कि आखिर सप्त शक्ति संगम है क्या। हमारे पास आमंत्रण आए, दीदी आचार्यों के फोन आए, बार-बार हमें बुलाने का आग्रह किया गया, लेकिन जब हमने आदरणीय गोस्वामी दीदी को सुना, आदरणीय भावसर दीदी को सुना, तो हमें पता चला कि सप्त शक्ति संगम होता क्या है। यहाँ हमें ऋग्वेद काल, उत्तर वेद काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल से लेकर आधुनिक काल तक की समस्त नारियों के विषय में
विश्वास रजत नग भगत तन में, पीयूष स्त्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर संकल में। और बार बार शिशु मंदिर में जो ये कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसके द्वारा विद्यालय परिवार से हम जुड़ते रहते हैं, इसलिए सभी दीदी आचार्यों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे बीच हमारे अतिथि पधारे और हमारी ज्ञान का वर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे वैदिक काल के आधुनिक काल की महिलाओं के विषय में, हमारी राष्ट्र नायिकाओं के विषय में जानने को मिला। और वहाँ की जो प्राचार्य थी उस समय पे सुश्री संयुक्त गायकवाड़ जी, उन्होंने अपना समस्त जीवन सरस्वती शिशु मंदिर में नाम कर दिया और आज भी सेवानिवृत्ति के बाद वो सरस्वती शिशु मंदिर को अपने जीवन के अक्षुण्ण क्षण दे रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि कभी सुजालपुर जाएं तो एक माता बहन बेटी सबको अगर एक ही शरीर में देखना है तो दीदी से जरूर मिलकर आए। धन्यवाद। दुर्गा जाएंगे कि उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था है। कार्यक्रम समाप्ति की ओर चल रहा है। मैं मंच पर हमारे जो अतिथि को आमंत्रित करना चाहूंगी। श्रीमती गुंजा पाटीदार, आप शासकीय शिक्षक हैं, ग्रामीण जिला समिति सदस्य एवं सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम की आप संयोजिका हैं। मैं दीदी को सम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। भैया नहीं भैया, मैंने यही फोटो मार दिया है। अतिथिगण, सभी प्रबुद्ध वक्तागण और सभी प्रधानाचार्य, सभी अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण, सभी को मेरा नमन। और हमारी माताएं बहनें जो इतने समय से इतना समय निकाल कर यहाँ आई है, उनको तो मैं बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद देती हूँ। मुझे मालूम है कि उनका घर जाने का समय हो गया है थोड़ा सा, और समय अभाव है, मैं थोड़ा सा समय भी लूँगी। जो हमारा आज का विषय है कुटुंब को लेकर, नारी के सारे रूपों का जो दिव्य सप्त शक्ति का वर्णन अभी तक सब हो चुका है। मैं कोई पुनरावृत्ति नहीं करूँगी, आपको बोर नहीं करूँगी। थोड़ा सा मैं ये अभी नए परिवेश में चलती हूँ। मैं एक दिन घर के बाहर खड़ी थी और दो बच्चियां बात करते हुए आपस में जा रही थी। एक बच्ची उसको कान में मुस्कुराकर कह रही थी, 12-13 साल की बच्चियां होंगी, कि मुझे तुझसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। और मैं दूर तक उनको देखती रही और मेरा मन इतना विचलित हो गया कि मैंने तुरंत उन अनजान लड़कियों को तुरंत ही रोक के मैंने उनको बुलाया। तो बेटा क्या बात है, कोई तकलीफ है क्या तुमको? तो बोले नहीं आंटी कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं कहा देखो, जो भी प्राइवेट बात करनी है ना, जाके अपनी माँ को बताओ। वो तो बाल बुद्धि है, वो तुम्हारा क्या ही निराकरण करेगी। अगर तुम्हें कोई तकलीफ है भी, माँ को सहेली बनाओ और अपनी माँ को सबसे पहले जाके बताना। मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम्हें क्या तकलीफ है या तुम्हारी क्या प्राइवेट बात है, लेकिन जाके अपनी माँ को सहेली बनाओ, माँ को बताओ। मैंने कहा तुम प्रॉमिस करो कि अपनी माँ को जाके बताओगी कि नहीं? तो वो तुरंत बोली कि हाँ नहीं आंटी, माँ से डर लगता है। मैंने कहा माँ से डरना नहीं है, माँ को अपनी सहेली बनाओ और उससे अपनी बात बताओ, तो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व होगी। ये छोटी सी सहेली तुम्हारी क्या बात सॉल्व करेगी? तो उसको समझ में आया और तुरंत उसने मुझसे कहा ठीक है आंटी, मैं ये बात जाके अपनी माँ को ही बताऊंगी। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा सा मुझे उसको रोकना, मेरी बात सफल हो गई। और मैं सभी माताओं से भी एक बार थोड़ा सा और कहना चाहूंगी कि यहाँ जो माताएं बैठी हैं, छोटे छोटे से जब हम लोग बच्चे थे तो क्या हमने कभी छोटे कपड़े पहने? नहीं पहने, तो हमें किसी आदत भी नहीं है। अब हम अगर 17 साल की उम्र में हम चाहें भी तो छोटे कपड़े नहीं पहन सकते। इसी तरह मेरा माताओं से भी अनुरोध है कि उन्हें बचपन से ही बहुत छोटे कपड़े पहनाते हैं ना, तो उनको वैसी ही आदत लग जाती है, ताकि वो बड़े होकर भी फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हम किसी में बहुत कूल लग रहे हैं। जो अभी की भाषा में कहूँ तो बच्चों को लगता है हम कूल लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृति की बात करें तो अभी हम गरबे चल रहे थे हमारे नवरात्रि के, उसमें भी मैंने देखा कि जो हमारा इतना आध्यात्मिक और इतना धार्मिक हमारा अनुष्ठान होता है 9 दिनों में, जो गरबे करती है लड़कियां, उसको भी इतना ग्लैमरस बना देती है कि वो जो परिवेश है वो भी पूरा आधुनिक था। मुझे ये समझ में नहीं आया है कि मैं उसको गरबा कहूँ कि मुजरा कहूँ। मैं ये कह रही हूँ, पर मुझे उसमें बोलने में थोड़ी झिझक इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वहाँ लड़कियों ने किया है। तो थोड़ा कपड़े पे ध्यान दें और अपने
किला मोड़ पर शस्त्र प्रशिक्षण सिखाया जाता है, कृपया उन्हें वहां भेजे और उन्हें शस्त्र सिखाए, क्योंकि एक वो अभी बात चल रही है ना कि उठो नारियों शस्त्र उठा लो गोविंद आएंगे। अपने शस्त्र खुद उठाओ, अपनी रक्षा स्वयं करो। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ चल रहा है अभी, बट बेटियां पढ़ रही हैं, नो डाउट की बेटियां पढ़ रही हैं, सभी पढ़ रहे हैं, अशिक्षित तो कोई भी नहीं है। लेकिन बेटी बचाओ वाला जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा अभी मुझे ज्यादा सुनने में आता है कि जो लव जिहाद चल रहा है उससे अपने बेटियों को रोके आप। मैं चाहती थी कि यहाँ जितनी भी टीनेज की लड़कियां हैं जो थोड़ी सी बड़ी हो गई है और थोड़ी सी छोटी बीच वाली जो लड़कियां हैं 13 से 29 साल की, वो अगर यहाँ होती तो हमने पहले एक कार्यक्रम भी किया था कोचिंग पे जाने के, उनको समझाया था कि आपसे कोई भी बात करे तो आप पहले जाके अपनी सहेलियों को न बता के अपने माता पिता से उस बात की चर्चा करें तो माता पिता उसका निराकरण करेंगे। जिस तरह हमने इतने बड़े बड़े नाम इधर मंच पे लिए हैं, कम से कम उनकी तरह नहीं तो कम से कम एक सशक्त नारी बनकर कम से कम इस देश के राष्ट्र के निर्माण में, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो कृपया अपनी बच्चियों को इस तरह समझाएं और उन्हें अच्छे पथ पर जाने के लिए प्रेरित करें, और ये माँ ही कर सकती है। एक छोटी सी बात जो अभी दीदी ने कही मुझे वो बहुत अच्छी लगी कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पूत कपूत हो सकता है। जिस तरह माता केकई का उदाहरण दिया तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई पराक्रमी महिला थी और वो माता कुमाता नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे मन में ये विचार आया कि माता कौशल्या तो भगवान प्रभु श्री राम को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन वो माता केकई थे जिन्होंने उनको भगवान राम बना दिया। अगर माता केकई नहीं होती तो क्या पता वो भगवान बनते कि नहीं, क्योंकि वो बाद के जो सारे उनके जीवन में जो घटित घटनाएं हुई उन घटनाओं ने उनको भगवान बना दिया। इसलिए माता कभी कुमाता नहीं होती। और मैं बच्चों, यहाँ बच्चे थोड़े बहुत 2-4 सीख रहे हैं कि अपनी माताओं के हमेशा संपर्क में रहे, अपने जो भी निराकरण है मोबाइल में न ढूंढे, अपने माता पिता में ढूंढे। माँ तुम्हारी सच्ची शिक्षक है, और जो परिवार है जो अपना जिस तरह एकाकी परिवार हो रहे हैं उसके कारण कुछ माताएं नौकरी पे चली जाती हैं तो बच्चे बिल्कुल अकेले रहते हैं, उन्हें लगता है हम अपनी बात किससे कहें। तो इसमें मैं नौकरी पेशा माताओं को ये एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों से बात करें, दिन में आधा घंटा या 15 मिनट निकाल के बच्चों से पूछे कि बेटा आज का दिन कैसा रहा। जिस तरह भावनाओं में जब माता हाथ फेरती है ना सिर पे, बच्चे अपनी बात कह देते हैं अपनी माताओं से, तो इस तरह हमें अपने बच्चों का एक बहुत अच्छा मित्र बनकर रहे तो उनके लिए एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है। और बस मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, थोड़ी समय की सीमा कम है। धन्यवाद। और मुझे यहाँ पे अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए सरस्वती शिशु मंदिर संस्था का मैं बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। यहाँ से सभी मातृशक्ति बहनों एवं मंच पर आसीन हमारा विधि महोदय से मैं आग्रह करूंगी कि यहाँ से हम संकल्प दोहराएंगे, तो अपना हाथ आगे करकर सभी मैं शरण करता हूँ, मैं अपने प्रति एक भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपराओं सिखाऊंगी। मैं मित्र व्यक्तता के साथ घर चली जाऊंगी। हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी। मैं भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। मैं परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी शब्द शक्ति का जागरण करने के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। श्रद्धेय सम्मानीय मंच, हमारे अतिथि महोदय, मातृशक्ति बहनें, बाहर से पधारे प्रधानाचार्य जी, दीदियाँ, सादर प्रणाम। खुशियाँ भरी इस सभा में
का एहसास हुआ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों और विशेष वक्ताओं और मातृशक्तियों जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें प्रेरणादायक बातों से कृतज्ञ किया, इसलिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि समय समय पर इसी तरह